एक ऑफ शोर जेल जिसे बनाने में अरबों खरबों फूंक दिए गए, लेकिन इसके अंदर सिर्फ एक ही सेल है और इस पर दिन रात 1 लाख वार्डन पहरा देते हैं। इन नल्लों का बस एक ही काम है, मुझ पर नजर रखना। एक 20 साल के कैदी पर। यहां तक कि मेरे हाथ पैर ड्रैगन बाइंडिंग बेड़ियों से जकड़े हैं। पर इतना भी काफी नहीं है उस फट्टू नए आए वार्डन को थोड़ी भी शांति देने के लिए, क्योंकि साला 3 साल पहले मैं ही वो गॉड ऑफ वॉर था जिसने दर्जनों देशों को अकेले ही मटिया मेट कर दिया था। मैंने वेस्टर्न ताकतों को ऐसा कूटा कि उनके पास कोई ढंग का वॉरियर बचा ही नहीं। लेकिन उस महायुद्ध में मुझे एक अजीब और खतरनाक एफ्रोडिसिक जहर ने अपनी चपेट में ले लिया था। दिमाग का कंट्रोल खोने की वजह से मैंने ड्रैगन किंगडम की इकलौती फीमेल गॉड ऑफ वॉर की इज्जत लूट ली, जिससे उसकी सारी कॉम्बैट पावर्स चली गई और वो बेचारी बिल्कुल लाचार हो गई। माना कि मैं एक बेरहम किलर था, पर मेरा दिल पछतावे से भर गया। आखिरकार मैंने ड्रैगन किंगडम के बुजुर्गों के सामने सरेंडर कर दिया ताकि अपनी इस गलती का प्रायश्चित जेल में काट सकूं। और बस शुरू हो गई इस अंधकार से भरी काल कोठरी में मेरी जिंदगी। मुझे बाहर निकलने की इजाजत सिर्फ तब मिलती है जब ड्रैगन किंगडम के सामने कोई ऐसा खतरनाक विलेन आ जाए जिसे हराना उनके बस की बात ना हो। आज मुझे छठी बार रिहा किया जा रहा है। वार्डन ने जब मेरी एक जंजीर को ढीला किया तो वो मुझे बाहर ले आया और बोला, यांग सिटी के 10वें नंबर के रईस लिन परिवार को तुमसे किसी का गेम ओवर करवाना है। काम होने पर वो मोटा इनाम देने का वादा कर रहे हैं। मैंने पूछा, क्या वो बंदा तगड़ा है? वार्डन बोला, पता नहीं। लिन फैमिली ने बस इतना कहा है कि वो बहुत ज्यादा डेढ़ शाना और बदतमीज है। 5 स्टार थ्रेट तो उसके सामने कुछ भी नहीं है। मेरे चेहरे पर एक हल्की सी मुस्कान आई और थोड़ी दिलचस्पी जागी। जल्द ही वो वार्डन मुझे लिन फैमिली के बंगले पर ले गया। वहां पूरा लिन खानदान इकट्ठा था, पर वहां कोई डर नहीं था, न ही किसी बड़े दुश्मन का सामना करने की कोई टेंशन थी। इसके बजाय वे सब बड़ी घटिया और कमीनी नजरों से एक लोहे के पिंजरे को घूर रहे थे। पिंजरे के अंदर एक अधमरी औरत पड़ी थी जिसकी पूरी जान निकल चुकी थी। यह देखकर मैंने अपनी भौहें सिकोड़ी। आखिर कहाँ है वो बड़ा सूरमा जिससे लिन परिवार को निपटना है? तभी भीड़ में से एक अधेड़ उम्र का बुड्ढा बाहर आया और बोला, तो तुम ही हो ट्रैप्ड ड्रैगन प्रिजन के सबसे खतरनाक दरिंदे? वो रही सामने पिंजरे में। मैं चाहता हूं कि तुम उसके साथ सबसे वहशियाना बर्ताव करो, उसे मौत से भी बदतर नरक का एहसास करा दो। उसकी बातें सुनकर मेरा खून खौल उठा। तो तुम्हारा वो 5 स्टार से भी बड़ा खतरा ये लाचार औरत है? बुड्ढा गुर्राया, क्योंकि न सिर्फ उसने मेरे लौंडे को रिजेक्ट करने की हिम्मत की, बल्कि उसे जलील भी किया। ये किसी भी 5 स्टार क्रिमिनल से बड़ी गुस्ताखी है। मैं उसे जिंदा लाश बना दूंगा। अगर तुमने काम चोखा किया तो लिन फैमिली तुम्हें माला माल कर देगी, यहां तक कि मेरे एक इशारे पर तुम्हें आजादी भी मिल सकती है। यह सुनकर मेरी त्योरियां चढ़ गईं। साले, आजाद तो मैं कब का हो जाता, बस खुद ही यहां सड़ रहा था। मैं धीरे धीरे उस लोहे के पिंजरे की तरफ बढ़ा। मैं देखना चाहता था कि कौन सी औरत लिन परिवार से भिड़ गई। पर जैसे ही मैं पिंजरे के पास पहुंचा, खून से सने 2 हाथों ने मेरे पैर पकड़ लिए। प्लीज प्लीज मुझे मत मारो। मैं कुछ करने ही वाला था, पर उसकी आवाज बड़ी जानी पहचानी लगी। मैंने नीचे देखा और मेरे होश उड़ गए। ये तो ली पेजू थी, जिसे मैं मरते दम तक नहीं भूल सकता। 3 साल पहले यही तो देश की इकलौती फीमेल गॉड ऑफ वॉर थी, पर मेरी उस एक हवस की गलती से इसकी सारी पावर छिन गई थी। इन 3 सालों में ऐसा क्या हो गया कि ये गॉड ऑफ वॉर इस हाल में आ गई? प्लीज, मैं तुम्हारे आगे हाथ जोड़ती हूं, मुझे मत मारो। ली पेचू मेरे सामने घुटनों पर आकर गिड़गिड़ाने लगी। वो बिल्कुल टूट चुकी थी। यह देख, लिंचोंग खानदान का मुखिया ठहाका मारकर हंसा। ली पेजू, तुझे क्या लगा था कि तू भाग जाएगी? लिंचांग के आगे झुककर ली पेजू पागलों की तरह सिर हिलाने लगी। मैं अब नहीं भागूंगी। मेरी बेटी कहाँ है? खुदा के लिए मेरी बेटी को छोड़ दो, वो सिर्फ 2 साल की है। लिंचांग चिल्लाया, जब तूने मेरे बेटे को ठुकराया और उसे जख्मी किया, तभी अपनी बेटी के बारे में क्यों नहीं सोचा? मेरा बेटा लिन फेंगलू भी तेरे आगे ऐसे ही गिड़गिड़ाया था, पर तूने उसे कुचल दिया। और ये जो आदमी हम जेल से लाए हैं, ये दुनिया का सबसे बड़ा झल्लाद और कसाई है। ये तेरा काम तमाम करेगा।
और हाँ, शायद ये तेरी उस छोटी श्याओ श्याओ को भी ठिकाने लगा दे। नहीं, अगर तुमने श्याओ श्याओ को हाथ भी लगाया तो ली खानदान तुम्हें छोड़ेगा नहीं। बुढ़ा हंसा। पहले कभी हमारी भी औकात नहीं थी तुझे छूने की, लेकिन जब से तू बदनाम हुई है, चोंग परिवार ने तेरे खानदान को ऐसा दबाया है कि उनकी खुद की फटी पड़ी है। वो तेरी क्या परवाह करेंगे? वैसे भी अगर उन्हें तेरी फिक्र होती तो क्या वो तुझे अपनी प्रेगनेंसी के दौरान कचरे के ढेर से खाना ढूंढने के लिए छोड़ते? ली पेजू ने ऊपर देखा। उसके चेहरे पर सिर्फ लाचारी और आंसू थे। अगले ही पल वो चीख उठी, तुम श्याओ श्याओ को हाथ नहीं लगा सकते। अगर तुमने ऐसा किया तो उसके पापा तुम सबको जिंदा गाड़ देंगे। यह सुनकर लिन परिवार के लोग थोड़े सहम गए। जो आदमी एक गॉड ऑन ऑफ वार का ये हाल कर सकता है, वो कोई भूत ही होगा। ली पेजू हाँ में सिर हिलाने लगी। हाँ, वही है वो पलक झपकते ही जान ले लेता है। भले ही उसे मेरी फिक्र ना हो, पर अगर उसकी बेटी को खरोंच भी आई तो वो तुम सबको कीड़े मकोड़ों की तरह मरोड़ देगा। लिनचांग की आंखों में थोड़ा डर दिखा, पर उसने तुरंत खुद को संभाला। साला 3 साल से गायब है, पक्का कहीं मर खप गया होगा, और अगर आया भी तो डेमन कैपिटल का जियांग परिवार उसे देख लेगा। लिनचांग के शब्दों ने ली पेजू की आखिरी उम्मीद भी तोड़ दी। ओए कमीने, 3 साल पहले तूने मेरा सब लूट लिया था, अब कहां मर गया? प्लीज आ जाओ और हमारी श्याओ श्याओ को बचा लो। वो 2 साल की है, अब वो मम्मा और पापा बोलना सीख गई है। मुझसे पूछती है पापा कहाँ हैं। उस पल मेरा खून जम गया। मैं अपनी जगह पर सुन्न हो गया। मैं चेन वूदी, मेरी एक बेटी है, मैं तो एक राक्षस हूं। दुनिया मुझे हेल का ब्लैक ड्रैगन कहकर कांपती है। क्या मुझ जैसे पापी को बीवी और बच्चे का सुख मिलने का हक है? पर ली पेजू के रोने ने मेरे दिल की बर्फ को पिघला दिया। मेरा पूरा बदन कांपने लगा। मैंने झट से ली पेजू को अपनी बाहों में भर लिया। मैं आ गया हूं, मैं चेन वूदी वापस आ गया हूं। ली पेजू का शरीर कांप उठा। मेरी आवाज और खुशबू से उसे एहसास हुआ कि मैं कौन हूं। उसे मुझसे नफरत करनी चाहिए थी, पर वक़्त की मार ने वो नफरत सुखा दी थी। प्लीज हमारी श्याओ श्याओ को बचाओ। तुम फिक्र मत करो, मैं आ गया हूं। इस पूरी कायनात में श्याओ श्याओ का कोई बाल भी बांका नहीं कर सकता। यह देखकर कि मैं और ली पेचू एक दूसरे को जानते हैं, लिनचांग का चेहरा काला पड़ गया। साला यहाँ क्या खिचड़ी पक रही है? पर मैंने अपना सिर उठाया और एक भयानक दहाड़ मारी। मेरे शरीर पर बची हुई ड्रैगन बाइंडिंग जंजीरें तड़ातड़ टूट कर बिखर गई। लिन परिवार, तुमने मेरी बीवी और बच्चे को हाथ लगाया है। आज मैं यहां ऐसा कत्लेआम मचाऊंगा कि इस पूरे बंगले को श्मशान बना दूंगा। लिन परिवार के लोग मेरी कातिलाना नजरों के आगे थर थर कांपने लगे। लिनचांग मुझे फटी आंखों से देखने लगा। तेरी इतनी हिम्मत! मैं चैन वुदी 20 साल तक वेस्टर्न ताकतों की छाती पर तांडव किया है। मेरे हाथों मरने वालों की गिनती नहीं है। तुम्हारे जैसा अदना खानदान तो मेरे पैर की धूल है। अपने डर को छुपाते हुए लिन चांग चिल्लाया, तुम लिन परिवार को ऐसे नहीं मसल सकते। अगर घुटनों पर आकर माफी मांगो तो शायद छोड़ दूं, वरना तुम तीनों आज यहीं दफन होगे। लिन चांग की बकवास सुनकर मैं जोर से हंसा। फिर मैंने उस वार्डन की तरफ देखा, जिसका चेहरा डर के मारे सफेद पड़ चुका था। ये कीड़ा बोल रहा है कि मैं इसके खानदान को नहीं मसल सकता। तेरा क्या ख्याल है, मसल सकता हूं क्या? वार्डन का दिमाग चकरा गया। वो बेहोश होने वाला था। लिन चांग, यांग सिटी के लिन परिवार की तो बिसात ही क्या है। डेमन कैपिटल के बड़े बड़े सूरमा भी इस डेमन किंग के आगे पानी भरते हैं। पैट्रियार्क लिन, क्या सच में तुमने इसकी बेटी को पकड़ा है? जल्दी छोड़ो उसे, वरना यहाँ लाशों के ढेर लग जाएंगे। लिन जांग गुस्से में अंधा हो चुका था। उसे वार्डन की एक बात समझ नहीं आई। जो भी हो, इस औरत को गले लगाते ही ये अपनी मौत तय कर चुका है। ऑनर्डर भेजो। लिन फैमिली के ब्लड किल गार्ड के तीनों कमांडर्स को बुलाओ। अपने 3000 ब्लड किलर्स को लेकर तुरंत यहां पहुंचो। आज मैं भी देखूं कि ये कैसे हमें कुचलता है। 3000 तो क्या, अगर 30,000 भी आ जाए तो मैं चेन वुदी उन्हें कुत्तों की तरह काटूंगा। लिन चांग गुस्से से लाल हो गया। उसकी मुट्ठियां भींच उठी। तभी एक कड़कड़ाती आवाज गूंजी, मैं ब्लड किल गार्ड का कमांडर कीशा आ गया हूं। लिन परिवार के आगे भौंकने की हिम्मत किसकी हुई? तभी एक खूंखार आदमी कातिलाना ऑरा के साथ आगे बढ़ा। उसके पीछे 1000 ब्लड किलर्स थे। उसी पल जमीन जोर से हिलने लगी और एक और भयानक दहाड़ सुनाई दी। मैं ब्लड किल गार्ड का कमांडर पोजन यहां हूं। किसकी शामत आई है?
मैं ब्लड किल गार्ड का कमांडर तानलोंग आ चुका हूं, किसकी मौत बुलाई है। इन 3,000 ब्लड किलर्स के आते ही लिन चांग की हेकड़ी फिर से बढ़ गई। चैन वूदी, मेरे 3,000 जल्लाद आ चुके हैं, अब बोल कैसे मरना पसंद करेगा। लिपेजू का बदन कांप उठा। मुझे नहीं पता था कि हम तीनों आज एक साथ मरेंगे। नहीं, हम नहीं मरेंगे। मैं 3 साल पहले नहीं मरा, तो अब इस दुनिया में कोई माई का लाल मुझे नहीं मार सकता। यह कहकर मैंने लिन चांग की तरफ कदम बढ़ाया। मेरा ऑरा ऐसा था कि सब कांप उठे। 3,000 कम है साले। अपने जितने भी आका और यार दोस्त हैं सबको बुला ले। आज मैं तुझे दिखाऊंगा कि खून की नदियां कैसे बहती हैं। ठीक है, अगर यही तेरी आखिरी हसरत है तो पूरी कर देता हूं। ये कहकर उसने फोन घुमाना शुरू किया। थोड़ी ही देर में गाड़ियों का काफिला आ धमका। काले कपड़ों में सैकड़ों गुंडे उतरे। छाओ फैमिली लिन फैमिली की मदद के लिए आ गई है। माँ फैमिली भी आ गई है। जो लिन फैमिली को हाथ लगाएगा वो हमसे भिड़ेगा। एक के बाद एक यांग सिटी के बड़े बड़े रईस वहां आ पहुंचे। लिन चांग का घमंड 7वें आसमान पर था। ये 5,000 लोग तुझे कीमा बना देंगे। अब बस तेरी बेटी के आने का इंतजार है, फिर तुम तीनों ऊपर ही मिलना। तभी लिन फैमिली के कुछ गुंडे एक लोहे के पिंजरे को घसीटते हुए लाए, जिसके अंदर एक छोटी सी मैली कुचैली बच्ची थी। यह देखकर ली पेचू चीख पड़ी, वो हमारी श्याओ श्याओ है। उस पल साला मुझे ऐसा लगा जैसे मुझ पर बिजली गिर गई हो। मैंने फटी आंखों से उस बच्ची को देखा। कलेजा चीर देने वाले दर्द से मेरी आंखें खून की तरह लाल हो गई। मैंने ली पेजू को संभाला और पिंजरे की तरफ बढ़ा। जैसे ही मैं पिंजरे के पास पहुंचा, उस नन्ही बच्ची ने रोना बंद कर दिया। वो अपनी बड़ी बड़ी आंखों से मुझे देखने लगी। क्या आप श्याओ श्याओ के पापा हो? साला, मेरा दिल वहीं पिघल गया। मैंने एक ही झटके में उस लोहे के पिंजरे के परखच्चे उड़ा दिए और उस मासूम को अपनी गोद में उठा लिया। हाँ, मैं ही तुम्हारा पापा हूं। मैं श्याओ श्याओ का पापा हूं। बच्ची ने मेरे सीने में मुंह छुपा लिया और फूट फूट कर रोने लगी। पापा, आप कहाँ थे? आपने श्याओ श्याओ को बचाया क्यों नहीं? ये लोग मुझे मारते थे। बहुत दर्द होता था। मेरी बाजुओं की नसें गुस्से से फटने लगीं। लिन चांग चिल्लाया, चैन वूदी, अब जब तुम तीनों मिल चुके हो तो मरो। लिन फैमिली के कुछ लठैत मेरी तरफ पड़ने लगे। मैंने अपनी गर्दन घुमाई और एक ऐसी दहाड़ मारी कि साले सबका दिमाग फटने लगा। आवाज बंद होते ही जो गुंडे मेरे पास आ रहे थे वो अपनी जगह पर बुत बनकर खड़े रह गए। लिन चांग चिल्लाया, खड़े क्या हो, मारो साले को। पर जैसे ही उसने बात खत्म की, वो सब एक एक करके जमीन पर ढेर हो गए। ब्लड किल कमांडर कीशा आगे आया और उसकी भौहें सिकुड़ गईं। बॉस, इसकी दहाड़ ने इन सब के दिमाग के चिथड़े उड़ा दिए हैं। यह सुनते ही सबकी घिघी बंद गई। मैंने बड़े प्यार से श्याओ श्याओ को ली पेजू की गोद में दिया। लो, श्याओ श्याओ को संभालो और देखो मैं इस लिन परिवार को कैसे कुचलता हूं। इसके बाद मैं किसी भूखे शेर की तरह सीधा खड़ा हो गया। मैंने कहा था कि मैं लिन खानदान को मिटा दूंगा। आज साला कोई गॉड ऑफ वॉर भी आ जाए तो तुम्हें नहीं बचा सकता। मेरी ये बातें सुनकर लिन परिवार के पैरों तले जमीन खिसक गई। लिन चांग की आंखें फटी की फटी रह गई, पर वो फिर भी गुर्राया, इतनी बकवास, मार डालो इसे। 2 ब्लड किल जनरल्स कातिलाना इरादे से मुझ पर झपटे। मैंने बस एक थप्पड़ रसीद किया और वो दोनों कई मीटर दूर दीवार से जा टकराए। सबके सब टूट पड़ो, मारो साले को। ये 1-2 से लड़ सकता है, हजारों से कैसे लड़ेगा? तभी हजारों ब्लड किलर्स किसी काली लहर की तरह मेरी तरफ बढ़े, पर मैंने एक ड्रैगन जैसी दहाड़ मारी। पलक झपकते ही सैकड़ों गार्ड्स जमीन पर तड़पने लगे। ये देख लिन चांग का चेहरा उतर गया। ये यांग सिटी के वो नामी ब्लड किलर्स थे जो अपने इलाके के बेताज बादशाह थे, पर यहां साले गाजर मूली की तरह कट गए। जाओ फैमिली, माफ फैमिली, किसका इंतजार कर रहे हो? पैट्रियार्क लिन, आप फिक्र मत करो, हम अभी इसे मजा चखाते हैं। पर मैंने अपनी बेटी श्याओ श्याओ के कान बंद किए और हंसा। मैंने अपना पैर जमीन पर जोर से पटका। मेरे सामने की पूरी जमीन फट गई। पल भर में यांग सिटी के बड़े बड़े सूरमाओं में भगदड़ मच गई। जो खानदान अभी लिन परिवार के तलवे चाट रहे थे, उनकी सिट्टी पिट्टी गुम हो गई। भाई, मुझे एक जरूरी मीटिंग में जाना है। हाँ, मुझे भी एक काम याद आ गया। लिन चांग का चेहरा गुस्से से पीला पड़ गया। मेरी आंखें लिन चांग पर टिकी थीं, जैसे किसी मुर्दे को देख रहा हूं। बोल, कैसे मरना चाहता है?
ज्यादा हवा में मत उड़। तुझे क्या लगता है तू मुझे मार देगा? मेरे पीछे एमीसरी वे युन का हाथ है, वो आते ही होंगे। यह सुनकर ली पेइचू का चेहरा फिर सफेद पड़ गया। तुम शाओ शाओ को लेकर भाग जाओ। वो वे युन बहुत खतरनाक है, तुम उसका सामना नहीं कर पाओगे। तुम फिक्र मत करो, आज के बाद कोई तुम्हें छू भी नहीं पाएगा। तभी दूर से एक कमीनी हंसी गूंजी। क्या औकात है तेरी? अगर आज मैंने तुझे घुटनों पर नहीं लाया तो मेरा नाम वेई नहीं। तभी जंग के लिबास में एक आदमी लिन फैमिली के विला में घुसा। उसका ऑरा ऐसा था कि सबका दम घुटने लगा। ग्रैंड मास्टर वे युन को देखते ही लिन चांग पालतू कुत्ते की तरह दुम हिलाते हुए आगे बढ़ा। पर वे युन ने उसे घास तक नहीं डाली। उसने मेरी तरफ हिकारत से देखा और बोला, एक मामूली कैदी की इतनी हिम्मत? दो रास्ते हैं तेरे पास, या तो घुटने टेक दे या फिर मरने के लिए तैयार हो जा। लिन चांग की बाछें खिल गईं। ग्रैंड मास्टर वे युन के आते ही तुम्हारा खेल खत्म। बाकी सबको भी यही लगा कि वे युन एक नामी ग्रैंड मास्टर है, उसे कोई मामूली आदमी नहीं रोक सकता। मैंने उनकी बकवास को इग्नोर किया। पलक झपकते ही मैं वे युन के सामने था और साले को एक ऐसा खींचकर थप्पड़ मारा कि वो जमीन पर चारों खाने चित हो गया। सब सन्न रह गए। ये कैसे हो सकता है? ग्रैंड मास्टर वे युन एक ही थप्पड़ में ढेर? कोई सपना है क्या? लिन चांग का हंसता हुआ चेहरा पत्थर का हो गया। ग्रैंड मास्टर हार गए, ये नामुमकिन है। पर मैंने ठंडी नजरों से लिन चांग को देखा। मैंने कहा था कि आज लिन खानदान मरेगा, चाहे पूरे यानशिया के ग्रैंड मास्टर्स आ जाएं या कोई गॉड एयन ऑफ वॉर। तुम्हारी मौत पक्की है। लिन चांग घुटनों पर गिर गया, चेहरा लाश जैसा सफेद। हुजूर, मुझसे बड़ी भूल हो गई। मुझे आपकी बीवी और बच्चे को हाथ नहीं लगाना चाहिए था। मैं अपनी सारी जायदाद आपके नाम करने को तैयार हूं। लिन परिवार यांग सिटी का बड़ा नाम था। उनकी जायदाद अरबों यान शिया डॉलर्स की थी, जो एक बहुत बड़ी रकम थी। लेकिन मेरी नजरें सिर्फ लिपेजू और शाओ शाओ पर थीं। ये मेरी इकलौती बीवी और बेटी है। तुम्हारी दौलत इनके आगे मिट्टी है। तू चाहे जो मर्जी कर ले, आज तेरा टिकट कटना तय है। जब भीख मांगना बेकार गया तो लिन चांग पागलों की तरह चिल्लाया, मुझे मोडू के जियांग परिवार ने इन्हें तड़पाने का हुक्म दिया था। अगर मुझे मारा तो जियांग परिवार तुम्हें छोड़ेगा नहीं। वो मोडू का सबसे बड़ा खानदान है। तू फिक्र मत कर, वो भी बहुत जल्द तेरे पास नीचे आ रहे हैं। यह कहकर मैंने अपना पैर उस पर दे मारा। फिर मेरी नजर वे युन और उसके आदमियों पर पड़ी जो खिसकने की फिराक में थे। और तुम सब। ग्रैंड मास्टर वे युन का चेहरा सफेद पड़ गया। उसे एक थप्पड़ ने उसे अंदर तक हिला दिया था। उसकी उठने की भी औकात नहीं थी। तभी वो वार्डन हांफता हुआ आया और मुझे फोन थमाया। ब्लैक ड्रैगन, फोन उठाइए। मैंने भौहें सिकोड़ी। ये वही बुढ़ा था जिसने 3 साल पहले मुझे कुनलोंग जेल भेजा था। यान शिया के एल्डरलॉन्ग। ब्लैक ड्रैगन, रुक जाओ। तुम्हें माफ कर दिया गया है। तुम्हें अब जेल लौटने की जरूरत नहीं है। और मैं चाहता हूं कि तुम यान शिया के प्रोटेक्टर गॉड ऑन वॉर बनो। मैं मना करता हूं। मुझे पता है तुम्हारे साथ क्या हुआ। अगर तुम पहले की तरह अकेले होते तो मैं जोर नहीं देता। पर अब तुम्हारी बीवी और बेटी है, उनके लिए तो सोचो। मैंने कुछ देर सोचा। उस लाचार ली पेजू और मैली सी श्याओ श्याओ को देखा और भारी आवाज में कहा, ठीक है। फोन काटने के बाद मेरी कातिलाना नजरें लिन परिवार के उन बचे हुए गुंडों पर पड़ी जिन्होंने मेरे परिवार को सताया था। विला के अंदर चीख पुकार मच गई। थोड़ी देर बाद मैंने ली पेजू को अपनी पीठ पर लादा, श्याओ श्याओ को गोद में उठाया और बिना पीछे मुड़े वहां से निकल गया। दूसरी तरफ मोडू के झांग परिवार के बंगले में उनका मुखिया झांग हैंगबाओ गुस्से में दहाड़ रहा था। क्या यांग सिटी का लिन परिवार साफ हो गया? और वो भी ली पेजू के उस टपोरी आदमी ने किया। असल में जब जियांग और ली परिवार की शादी होने वाली थी, तब पता चला कि ली पेजू का कौमार्य भंग हो चुका है, जिससे जियांग परिवार की थू थू हुई थी। एक बड़े खानदान होने के नाते जियांग परिवार ने ली परिवार को कुचलना शुरू किया और ली पेजू को इसलिए जिंदा छोड़ा ताकि वो उस मर्द को बाहर ला सके। जियांग परिवार का वारिस झांग तियान फैंग गुस्से में उबल रहा था। 3 साल बाद साला चूहा बिल से निकला है। उसने तुरंत फोन मिलाया। 3 दिन बाद मेरे बाप का 60वां जन्मदिन है। मुझे उसका सिर बर्थडे गिफ्ट के तौर पर चाहिए। उसी वक्त ली पेजू के बताए रास्ते पर मैं उसके ठिकाने पहुंचा। पर वहां का नजारा देखकर मेरा बदन कांपने लगा, क्योंकि जहां ली पेजू और मेरी बेटी श्याओ श्याओ रह रहे थे, वो एक टूटे हुए पुल का पुलिया था। तुम लोग यहां रह रहे थे? ली पेजू ने मुझे नम आंखों से देखा। 3 साल पहले मैं तुम्हारे बच्चे की मां बनने वाली थी। जब मोडू के जियांग परिवार को पता चला
तो वो आगबूला हो गए। उनके दबाव में मुझे ली परिवार से निकाल दिया गया। किसी कंपनी ने नौकरी नहीं दी। मैं श्याओ श्याओ के साथ इस नाले के पास कचरा चुनकर पेट भरती रही। मैं दर्द से चीख उठा। मेरे पास अंधी ताकत और बेहिसाब दौलत है, फिर भी मेरी बीवी बच्ची इस नरक में जी रहे थे। तभी ली पेजू का शरीर ढीला पड़ा और वो पीछे की तरफ गिरने लगी। मेरे होश उड़ गए। मैंने लपक कर उसे अपनी बाहों में संभाला। उसने लड़खड़ाते हुए हाथ उठाया और भर्राई आवाज में बोली, 3 साल तक मैंने तुम्हें जान से मारने के सपने देखे, क्योंकि तुमने मेरी हंसती खेलती जिंदगी उजाड़ दी थी। पर अब मेरे दिल में नफरत के लिए भी जगह नहीं बची। मेरे जाने के बाद शाओ शाओ का ख्याल रखना। मैंने आसमान की तरफ मुंह करके एक बेबस दहाड़ मारी। क्या मैं चेन वूदी हमेशा अकेला ही मरने के लिए पैदा हुआ हूं? नहीं, तुम नहीं मरोगी। मैंने ली पेचू को पीठ पर उठाया, शाओ शाओ को गोद में लिया और पागलों की तरह पास के अस्पतालों की तरफ भागा। पर साला मैं जिस भी क्लिनिक या फार्मेसी में गया, सब ने इलाज करने से साफ मना कर दिया। उस पल मुझे सारा खेल समझ आ गया। ये मोडू के झांग परिवार की करतूत थी। उन्होंने सारे डॉक्टरों को धमकी दे रखी थी कि कोई जियांग परिवार से दुश्मनी मोल न ले। मेरे शरीर से एक ऐसी खूंखार कातिलाना वेव निकली कि वहां खड़े डॉक्टरों की घिघी बंद गई। वो डर के मारे कांपने लगे। घबराकर मेडिकल स्टाफ ने तुरंत लीपेचू को ऑपरेशन थिएटर में लिया। थोड़ी देर बाद एक बूढ़ा डॉक्टर बाहर आया और बेबसी से सिर हिलाया। मरीज की हालत बहुत गंभीर है। उसे कई पुरानी बीमारियां भी हैं। बचाना बहुत मुश्किल है। मैंने डॉक्टर को खूंखार नजरों से देखा। चाहे जो हो जाए, उसे बचाना ही होगा। फिर मैंने श्याओ श्याओ को नीचे उतारा। श्याओ श्याओ, तुम मम्मा के पास रुको। पापा जड़ी बूटियां लेने जा रहे हैं। पापा मम्मा को ठीक कर देंगे। मैंने उससे पिंकी प्रॉमिस किया और हवा की रफ्तार से बाहर निकल गया। पर जब मैं बूटियां लेकर वापस वार्ड में आया, तो वहां न ली पेजू थी, न श्याओ श्याओ। तभी कोने से वो बूढ़ा डॉक्टर कांपता हुआ रेंगते हुए बाहर आया। अभी कुछ गुंडे आए थे और ये पर्ची छोड़ गए। डॉक्टर ने कांपते हाथों से वो पर्ची मुझे दी। शाम 4:30 बजे उत्तर जिले के बंद पड़े थर्मल पावर स्टेशन पर आ जाना। लेट हुए तो अंजाम भुगतने के लिए तैयार रहना। मैंने पर्ची को मुट्ठी में भींचा और बाहर की तरफ भागा। उधर